देखिए इलेक्शन तो नसीम, जिस तरह की सिचुएशन सामने आई है उससे तो इलेक्शन तो बहुत ज्यादा मुतनादा होता जा रहा है। और इतना मुतनादा हो गया है कि जो जीता है वो भी धांधली का इल्जाम लगा रहा है, जो हारा है वो भी धांधली का इल्जाम लगा रहा है। जो जीता है वो ये कह रहा है कि मेरी जीत कम हुई है, और जो हारा है वो ये कह रहा है कि धांधली हुई है। अब और उसकी मुझे तो बेसिक वजह अगर आप देखें तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो पोलिंग हो रही थी उस वक्त तक कहीं भी सिवाय इसके कि पोलिंग में जो नॉर्मली होता है कि जी देर से पोलिंग शुरू हुई, कहीं पोलिंग नहीं हुई, कहीं जो है आपने जल्द टाइम नहीं बढ़ाया, ये सारे इल्जाम तो हर पोलिंग पर आते हैं। जी जो असल तनाजा खड़ा हुआ वो पोलिंग के बाद खड़ा बेशक। हुआ, जब जब काउंटिंग का आया और फिर जब रिजल्ट्स ताखीर का शिकार होने लगे। देखिए दूर दराज इलाके में इलेक्शन ताखीर हो तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर 2018 में भी लियारी का इलेक्शन का रिजल्ट जो है तो वो 1.5 दिन बाद आया था, 1.5 दिन में आया था, और लाड़काना का भी, और भी कई जगहों पे इसी तरह की कंप्लेंट्स थी। तो शहरों में, अब कराची में बहुत बिल्कुल सेंट्रल जगह है जहां जहां ये सारी चीजें इकट्ठा की जाती हैं, वहां जो है रात गए तक और सुबह तक अगर रिजल्ट ना आए तो ये इलेक्शन को कैसे माना जा सकता है, कैसे? और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस वक्त भी कोई प्रॉपर वजाहत नहीं आ रही थी, और उसके बाद भी कोई वजाहत नहीं आई कि भाई ये ताखीर की, घंटों ताखीर की वजह क्या थी? कराची, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में क्यों, किस वजह से ताखीर हो रही थी? जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया है वो लेम एक्सक्यूज। और फिर मैं कहूं कि सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, पिछले इलेक्शन में भी यही सवाल होते थे, क्यों एक एक बार रिजल्ट्स में इतना इतना टाइम क्यों लगता है, और वो भी शहरी इलाकों में। तो एक तो ये चीज है। दूसरे ये कि अब ये जो कमिश्नर ने जो भी इल्जाम लगाए हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त कम से कम अभी चीफ जस्टिस को, क्योंकि अभी जो बयान मैं देख रहा हूं, टिकर भी देख रहा हूं कि अब उन्होंने मंडे को जो हेयरिंग फिक्स की है, नॉर्मल जो एक हेयरिंग है इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने इस वक्त खुद कोई नोटिस नहीं लेने का फैसला किया है, और यही आया है सामने कि जी अब मंडे को जो इलेक्शन की हेयरिंग है उसी में ये मामले को भी देख लिया जाएगा। लेकिन कमिश्नर को सबूत तो देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सबूत इस लिहाज से देने चाहिए कि उन्होंने डायरेक्ट एक इल्जाम लगाया है ऑन चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन। दूसरे ये कि 13 पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने वो बात की है, 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो उन 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो आरओज हैं उनको भी बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि जो कमिश्नर ने इल्जाम लगाया है इसमें किस हद तक इस चीज का वेटेज है। बाकी उन्होंने, और ये क्योंकि एक नॉर्मल सिर्फ इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह तो कुछ और थी, और ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज एकदम आ गई, तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग ही बदल गया इसका। तो मेरा ख्याल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस तरीके का एहतजाज अब शुरू हुआ है, जो कल हैदराबाद में एहतजाज हुआ था, आज मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज हो रहा है, कोयटा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, तो इसने इलेक्शन पर बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं। जो इलेक्शन पिटीशंस हैं उनके फैसले बहुत जल्द होने चाहिए, उनके फैसले 29 से पहले पहले होने चाहिए, ताकि ये एम्बिग्यूटी जो है वो दूर हो। हम इलेक्शन की पिटीशंस को पता नहीं कब तक चली जाती हैं, कितनी ताकत। वैसे मजहर शायद 90 दिन होते हैं ना, आई थिंक सो 90 डेज होते हैं बाय लॉ। 4 महीने होते हैं। अच्छा, 4 महीने होते 120 हैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के, वो 4 महीने होते हैं, लेकिन हमने देखा है ना कि 4 साल लग जाते हैं पिटीशंस में। तो इस चीज को इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि वो फैसले विद इन 4 मंथ्स हो, जबकि लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर होंगे। और माजी में भी मुझे याद है फखरुद्दीन जी इब्राहिम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि भाई क्यों नहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो है वो फैसले दे रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी जो है, जहां रीपोलिंग का मसला है, फॉर्म 45 का मसला है, 47 का मसला है, ये तो वो इश्यूज हैं जिनको फौरी तौर पे एड्रेस होना चाहिए। अब आज रात इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास बुलाया है, देखें वो क्या फैसला करता है। ठीक, अच्छा, तो मती अब जरा इस पर आए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए? जो कमिश्नर साहब की बातें हैं उसके बाद स्पेसिफिक स्टेप्स कोई लेने चाहिए, तो क्या स्टेप्स का बताएं?
देखें, कमिश्नर साहब की बातें जो हैं वो तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो मोटिव के बगैर नहीं है, और मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छी नीयत के साथ उन्होंने वो बात की है, और उन्होंने इम्प्लीकेट किया है आईनी इदारों को। मती आप कह चुके हैं, बताएं होना क्या चाहिए अब? अच्छा, होना तो देखें, होना तो यही चाहिए कि जैसे कि मजहर ने भी कहा कि जितने जल्दी ये जो मतनाज़ा हल्के हैं इनके फैसले हों, तो कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो तभी हो सकेगी जब तमाम ये 20-25 हल्के जो बज़ाहिर एक डिज़ाइन के तहत इनको मतनाज़ा बना के साइड पर रखा गया है ताकि बड़ी सियासी जमातों को दबाव में लाके अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाई जा सके, तो उन सीटों के फैसले जितने जल्दी होंगे, सियासी जमातों पे प्रेशर कम होगा और वो आसानी से अपनी पोजीशन को समझ सकेंगी और हुकूमत बनाएंगी या नहीं बनाएंगी वो फैसले भी हो सकेंगे। तो जहाँ तक ये जो अभी बात हो रही है कि मंडे को भी एक केस लगा है, मैं समझता हूँ ये केस भी एक खास मकसद के तहत दायर किया गया था, और मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट को स्पॉटलाइट में लाना है इस सारी धांधली के तनाज़े में। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ कुव्वतें और कुछ इदारे जो हैं अपने ऊपर से धांधली का जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है उसको हटा के वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अहाते में वो फेंकना चाह रहे हैं इस धांधली का जो कूड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं समझता कि इस मामले पर चीफ जस्टिस को मीडिया पर आना चाहिए था, और मीडिया के ऊपर एक तरफ मरियम और अगज़ैब की वजाहतें चल रही हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की वजाहतें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि रिजर्व रहना चाहिए ऐसे मामलात में, और चीफ जस्टिस को इस तरह की कोई वजाहतें मीडिया के सामने नहीं लानी चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर बड़ी स्पेसिफिक यही बात करेंगे कि कमिश्नर साहब ने जो किया है उसके नतीजे में कोई स्पेसिफिक स्टेप्स होने चाहिए, या जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑलरेडी इन प्लेस है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल वगैरह, वो अपना काम तेजी से करें।